ओके, सो नियोनेटोलॉजी में पहला चैप्टर है नॉर्मल न्यूबॉर्न। अब न्यूबॉर्न पीरियड इज़ द फर्स्ट 4 वीक आफ्टर द बर्थ। एवरेज बर्थ वेट इट इज़ 2.9 kg, अराउंड 3 kg। अगर लेस देन 2.5 है देन लो बर्थ वेट, लेस देन 1.5 वेरी लो बर्थ वेट, लेस देन 1 देन एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। अगर मोर देन 4 kg देन इट इज़ बिग बेबी या फिर मैक्रोसोमिया। हम बर्थ वेट कैलकुलेट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ चार्ट इन कंपेरिजन विद द जेस्टेशनल एज। मतलब उस जेस्टेशनल एज के हिसाब से बेबी का बर्थ वेट सही है कि नहीं, उसके हिसाब से हम ग्रोथ रेट या बर्थ वेट मेजर करते हैं। सो ये ग्राफ है, इसके हिसाब से मेजर होता है। ये 90 परसेंटाइल के अगर ऊपर गया तो इट इज़ लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। 10 परसेंटाइल के नीचे गया दैट इज़ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। 90 to 10 के बीच में रहना चाहिए दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। अब पहले स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, तो इसमें दो टाइप होता है, नॉर्मल वेरिएंट या कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा एबनॉर्मल वेरिएंट जो होता है ड्यू टू IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अब IUGR बेबीज़ में 3 चीज़ें होती है, लूज स्किन फोल्ड, प्लेसेंटल या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड अपीयर्स थिन, एंड हेड सर्कमफ्रेंस इज मोर देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस। क्लियर? लूज स्किन फोल्ड, थिन अम्बिलिकल कॉर्ड या थिन प्लेसेंटा, एंड हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस। दो टाइप के IUGR होते हैं, मतलब दो कॉज के हिसाब से, मैटरनल कॉज में कॉज एंड फीटल कॉज। मैटरनल कॉज की वजह से जो IUGR होता है इट इज़ एसिमेट्रिकल, कि इट इज़ एसिमेट्रिकल IUGR, और फीटल कॉज की वजह से होता है सिमेट्रिकल IUGR। मैटरनल कॉज इज़ मोर कॉमन। डिसऑर्डर इन एनी यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी लाइक जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये मैटरनल कॉज है। फीटल कॉज में जेनेटिक डिफेक्ट्स, जेनेटिक अनोमलीज। मैटरनल कॉज ऑनसेट इज़ लेट, फीटल में इट इज़ अर्ली। इफेक्ट मैटरनल कॉज में एक इफेक्ट होता है ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट, मतलब इसका ऑनसेट लेट होता है तो फिर होता क्या है, प्लेसेंटा में से जितना भी ब्लड आता है वो ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, कि थोड़ा सा ब्लड आ रहा है और वो भी ब्लड ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड सप्लाई डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रेन। सो हेड साइज इज नॉर्मल बट द बॉडी इज स्मॉल, सो इट इज एसिमेट्रिक IUGR। क्लियर? ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट इज सीन इन मैटरनल कॉज क्योंकि उसमें लेट ऑनसेट होता है। एंड फीटल कॉज में एक तो अर्ली ऑनसेट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सो नो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। एवरी बॉडी पार्ट undergoes growth restriction, so it is symmetrical IUGR। और एक पॉन्ड्रल इंडेक्स के हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। पॉन्ड्रल इंडेक्स इट इज़ वेट डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब इंटू 100, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। अगर मोर देन 2 है दैन इज सिमेट्रिकल, अगर लेस देन 2 है दैन एसिमेट्रिकल। फिर मोर देन 2 देन सिमेट्रिकल, लेस देन 2 देन एसिमेट्रिकल। फिर लार्ज फॉर जेस्टेशनल मोर देन 90 परसेंटाइल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, कि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर या जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो मैक्रोसोमिया होता है वो बच्चा। दैन सोटोस सिंड्रोम विच इज सेरिब्रल जाइगेंटिज्म, बेकविथ वीडेनमैन सिंड्रोम, क्योंकि उसके ये फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। अब असेसमेंट ऑफ मैच्योरिटी, अब न्यूबॉर्न या तो प्री टर्म हो सकता है, टर्म या पोस्ट टर्म हो सकता है। अगर लेस दैन 36 वीक प्लस 6 डेज हुआ दैन प्री टर्म, 37 to 41 वीक्स प्लस 6 डेज दैन टर्म, एंड मोर देन 42 वीक्स है दैन पोस्ट टर्म। क्लियर? 36 + 6 इट इज़ प्री टर्म, 37 to 41 week plus 6 then it is term, more than 42 it is post term। और स्कोरिंग का नाम है एक्सपांडेड न्यू बलार्ड स्कोर। एक्सपांडेड न्यू बलार्ड स्कोर, इसमें 2 क्राइटेरिया होता है, फिजिकल मैच्योरिटी एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। रेंजेस 20 to 44 वीक्स एंड स्कोर रेंजेस -10 to 50। अगर -10 हुआ देन जेस्टेशनल इज 20 वीक, +50 इज फॉर 44 वीक्स। तो इसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है, ये याद नहीं रखना है, ऐसा कुछ होता है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बेस्ड ऑन अपीयरेंस, तो प्री टर्म वर्सेस टर्म उनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो पहले पोस्चर के हिसाब से, कि पोस्चर प्री टर्म में एक्सटेंशन होगा, कि प्री टर्म में एक्सटेंशन होगा, टर्म में फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन होगा ड्यू टू गुड टोन, और इस टोन और इस एटीट्यूड का नाम है एटीट्यूड ऑफ यूनिवर्सल फ्लेक्शन, कि टर्म वाला फ्लेक्शन में होगा, प्री टर्म वाला एक्सटेंशन में। देन स्कार्फ साइन, इसका मतलब क्या होता है? फ्लेक्स्ड एल्बो को जब हम पुल करेंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड तो हम देखेंगे कि वो मिड लाइन क्रॉस करता है कि नहीं। अगर मिड लाइन क्रॉस करता है देन इट सजेस्ट लेस टोन, मतलब टोन कम है, तो ये स्कार्फ साइन पॉजिटिव। सो स्कार्फ साइन इज पॉजिटिव इन प्री टर्म बिकॉज लेस टोन, एंड स्कार्फ साइन इज नेगेटिव इन टर्म बेबी बिकॉज ऑफ गुड टोन। गुड टोन है, इसकी वजह से फ्लेक्स्ड एल्बो डज नॉट क्रॉस मिड लाइन। क्या? फिर ब्रेस्ट बर्ड लेस देन 5 mm और इसमें मोर देन 5 mm। फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया, अगर मेल होगा देन स्क्रोटम प्री टर्म में इट अपीयर्स लाइट, एब्सेंट या वेरी लेस रूगे, एंड टेस्टिस नॉट पाल्पेबल। एंड टर्म में स्क्रोटम एक तो पिगमेंटेड होगा, रूगे प्रेजेंट होंगे, एंड टेस्टिस भी पाल्पेबल होगा।
फीमेल जेनिटेलिया में बोथ लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा विजिबल, लेकिन टर्म में ओनली मेजोरा इज विजिबल बिकॉज मेजोरा कवर्स द लेबिया माइनोरा। कि टर्म में ओनली मेजोरा इज विजिबल। देन ईयर रिकॉइल प्री टर्म में स्लो होगा बिकॉज इलास्टिक कार्टिलेज इज नॉट वेल डेवलप्ड, एंड टर्म में फास्ट होगा बिकॉज वेल डेवलप्ड इलास्टिक कार्टिलेज। लनुगो हेयर दे आर फीटल हेयर अबंडेंट होंगे इन प्री टर्म एंड स्पार्स या एब्सेंट होंगे इन टर्म। फिर तो इसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बेबी प्री टर्म है या टर्म। पोस्चर के हिसाब से स्कार्फ साइन, देन ब्रेस्ट बर्ड, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ईयर रिकॉइल एंड लनुगो हेयर। पोस्ट टर्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अगर मिकोनियम स्टेनिंग होगी ओवर द नेल्स, फिंगर्स, बॉडी, देन वो प्री पोस्ट टर्म हो सकता है। कि मिकोनियम होता क्या? इट इज़ द फर्स्ट स्टूल पास्ड बाय द फीटस। सो आफ्टर 42 वीक्स होता क्या है? एनल स्पिंक्टर ओपन्स इन यूट्रो। तो बच्चा यूट्रस मतलब प्लेसेंटा में ही फीटस मतलब स्टूल पास कर देगा और वो फिर मिकोनियम जगह वो स्टेन करेगा फिंगर्स, नेल्स, बॉडी में। तो ये मिकोनियम स्टेनिंग होगी। देन ओवरग्रोन इन फिंगर नेल्स, रिंकलिंग ऑफ स्किन ड्यू टू डिक्रीज एम्नियोटिक फ्लूइड। तो ये सारे चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि पोस्ट टर्म बेबी है कि नहीं। तो ये था असेसमेंट ऑफ मैच्योरिटी। उसके बाद रूटीन न्यूबॉर्न केयर। तो एट बर्थ 5 क्लीन्स। तो 5 क्लीन्स आर क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड्स या सीजर टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, देन क्लीन कॉर्ड क्लैम्प एंड क्लीन कॉर्ड मतलब कॉर्ड शुड बी केप्ट ड्राई। कि क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड, क्लीन कॉर्ड क्लैम्प एंड क्लीन कॉर्ड। तो ये 5 क्लीन्स। देन डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग बाय 30 to 60 सेकेंड्स। तो इसकी वजह से जितना भी ब्लड बचा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड में वो फीटस के पास वापस जा सकता है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ अनीमिया। देन प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, नो फ्री ड्राफ्ट ऑफ एयर, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। देन ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। देन रूमिंग इन टू इंक्रीज द बॉन्डिंग। देन प्रोफाइलैक्सिस एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो विटामिन के देंगे, जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है 2, 7, 9, 10 वो एक्टिवेट हो पाए। कि विटामिन के देंगे इंट्रामस्कुलरली एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, डोज इज 1 mg। अगर लेस देन 1 kg अगर देन 0.5 mg। इट प्रिवेंट्स हेमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूमोनिया। तो प्रोफाइलैक्सिस में एक तो 5 क्लीन, डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग, प्रिवेंशन ऑफ द हाइपोथर्मिया, ब्रेस्ट फीडिंग, रूमिंग इन एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ विटामिन के। फिर ये नॉर्मल न्यूबॉर्न ऑब्जर्वेशन है। रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 होता है, हार्ट रेट 100 से 150 होता है, टेम्परेचर ब्लड प्रेशर 60 to 40 होता है एंड कैपिलरी रिफिल टाइम लेस दैन 3 सेकंड होता है। और कुछ नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है स्किन एंड म्यूकोसा में, एरिथमा टॉक्सिकम या फिर एरिथमा नियोनेटोरम, फिर पस्चुलर मेलानोसिस, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ये हार्ड हेड स्वेलिंग इन द न्यूबॉर्न। 3 टाइप की हेड स्वेलिंग्स होती है, कैप्यूट सेकेंडेनियम एंड सिफाल हीमाटोमा। सिफाल हीमाटोमा है मतलब ब्लीडिंग होगी। तो ये होती है सब पेरियोस्टियम में, लोकेशन इसकी होती है सब पेरियोस्टियम कि ये हमारा स्कल बोन है और ये उसके ऊपर होता है सब पेरियोस्टियम। तो यहाँ पे ब्लीडिंग होती है और ये लोकलाइज्ड होती है और डीप स्वेलिंग होती है। जो कैप्यूट सक्सीडम है वो एक तो डिफ्यूज़, ये इसके ऊपर होती है, सब क्यूटेनियस होती है। तो डिफ्यूज़ होती है, सुपरफिशियल स्वेलिंग होती है सब क्यूटेनियस प्लेन में। सिफेलोमेटोमा सब पेरियोस्टियम में होती है, डीप स्वेलिंग होती है एंड लोकलाइज्ड होती है। इट इज़ लिमिटेड बाय सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। कैप्यूट सक्सीडम सेकेंडेनियम वो कर सकता है। कॉज कैप्यूट का है प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड सिफेलोमेटोमा का है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कॉजिंग ट्रॉमा टू द स्कल। एंड कंटेंट कैप्यूट सेकेंडेनियम का है फ्लूइड और सिफेलोमेटोमा का है ब्लड। अपीयरेंस तो आफ्टर द बर्थ या एट बर्थ या सून आफ्टर बर्थ इन सिफेलोमेटोमा स्लोली इंक्रीजेज ओवर द पीरियड एंड कैप्यूट सेकेंडेनियम इट डिसअपियर्स आफ्टर 2 to 3 days, सिफेलोमेटोमा आफ्टर 3 to 6 weeks। एंड सिफेलोमेटोमा कैन बी एसोसिएटेड विद स्कल फ्रैक्चर्स, जॉन्डिस भी हो सकता है, हीमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है, हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है वो सब। फिर तो ये इडीमा, कैप्यूट सेकेंडेनियम, सबक्यूटेनियस प्लेन और ये सिफेलोमेटोमा। अब ये पेरियोस्टियम के ऊपर एक ग्लायल अपोन्यूरोसिस होता है। अगर वहाँ पे अगर स्वेलिंग हुई, उसके नीचे स्वेलिंग हुई, देन इट इज सब गेलियल हेमरेज। इट अकर्स बीनीथ गेलिया एपोन्यूरोसिस एसोसिएटेड विद वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी। इसमें भी डिफ्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होता है। कैप्यूट सेकेंडेनियम में डिफ्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, इसमें डिफ्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होता है। हाइपोवोलेमिया हो सकता है, शॉक में जा सकता है बच्चा, पेलर, जॉन्डिस ड्यू टू लाइसिस ऑफ आरबीसी, ये सब गेलियल हेमरेज। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये हमारी स्किन है, ये सबक्यूटेनियस प्लेन, ये जो है इट इज़ कैप्यूट सेकेंडेनियम, डिफ्यूज सुपरफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। उसके बाद ये गेलियल अपोन्यूरोसिस उसके नीचे होगा और वो डिफ्यूज़ है
दैट इज सबगेलियल हेमरेज, डिफ्यूज डीप एंड ब्लड कलेक्शन, तो वो है सबगेलियल हेमरेज। और ये लोकलाइज्ड डीप एंड ब्लड कलेक्शन, दैट इज सिफेलिमेटोमा। सुपरफिशियल डिफ्यूज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कैपुट सेकेंडेनियम। सुपरफिशियल डिफ्यूज कलेक्शन ऑफ ब्लड, इट इज सबगेलियल। डीप लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड, इट इज सिफेलिमेटोमा। तो ये हेड स्वेलिंग्स याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नियोनेटल रिफ्लेक्स, ये यूट्यूब में देख लेना इन सबके वीडियोस। नियोनेटल रिफ्लेक्स और प्रिमिटिव या इमेच्योर रिफ्लेक्स, तो एसिमेट्रिक टोनिक नेक, रूटिंग रिफ्लेक्स, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स एंड फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स, ये 5 हो गई, एसिमेट्रिक टोनिक नेक, रूटिंग, पामर ग्रास्प, फॉरवर्ड पैराशूट एंड मोरो रिफ्लेक्स। तो ये मोरो रिफ्लेक्स कंपोनेंट्स है, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन फॉलोड बाय फ्लेक्शन एंड एडक्शन। एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स, तो अनोमलीज लाइक एनएनकेफेली, HIE। यूनिलेटरल, तो उसमें नर्व इंजरी या बोनी इंजरी लाइक फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल के अब्स पाल्सी, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, उसमें यूनिलेटरल होता है। परसिस्टेंट, तो वो है इमेच्योरिटी ऑफ द ब्रेन। फिर एब्सेंट, तो एनएनकेफेली या HIE। यूनिलेटरल में नर्व या बोन इंजरी, परसिस्टेंट में इमेच्योरिटी ऑफ द ब्रेन। एंड रिफ्लेक्सेस अपियरिंग आफ्टर बर्थ या इन्फेंट डाल, तो उसका निमोनिक है SPL, स्पेशल पैराशूट रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ऊपर होता एसिमेट्रिक टोनिक नेक, और लंडाउ रिफ्लेक्स। फिर तो ये नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। क्या देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ LBW बेबीज विच इज़ लो बर्थ वेट बेबीज। अब रीजन्स फॉर लो बर्थ वेट, तो एक होता है प्री टर्म और दूसरा होता है IUGR। प्री टर्म एंड IUGR बेबीज, दे आर यूजुअली लो बर्थ वेट। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय दिस बेबीज, इट इज़ हाइपोथर्मिया। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय LBW बेबीज, इट इज़ हाइपोथर्मिया। नॉर्मल टेम्परेचर न्यूबॉर्न का होता है 36.5 to 37.5 एंड साइट ऑफ मेजरमेंट इज एक्जिला। अब मोड्स ऑफ हीट लॉस इन न्यूबॉर्न, तो सिर्फ नाम याद रखना है। एक तो हीट लॉस होगी थ्रू रेडिएशन, थ्रू कन्वेक्शन के थ्रू द कन्वेक्शन ऑफ द एयर फ्लो, देन इवेपोरेशन एंड देन कंडक्शन। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज रेडिएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ हीट लॉस, इट इज हेड। सो हेंस बेबीज हेड मस्ट बी कवर्ड टू प्रिवेंट हीट लॉस। एंड LBWs आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया, ये उसका रीज़न दिया हुआ है कि ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ हेड, एक्सटेंशन पोर्शन, लो ब्राउन फैट, लेस बॉडी फैट, स्किन मोर परमिएबल एट्सेट्रा। अब बेबीज़ में हीट प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू या ब्राउन एडिपोसाइट्स। दे हैव तो स्मॉल फैट वैक्यूल्स, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मोर वास्कुलरिटी एंड मोर नर्व इनोवेशंस, मोर सिंपैथेटिक नर्व इनोवेशन। तो ये ब्राउन एडिपोसाइट्स या ब्राउन फैट सेल्स, दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न विच हेल्प्स इन हीट प्रोडक्शन। और प्री टर्म में ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू वो कम होता है, इसकी वजह से हीट लॉस ज़्यादा होता है, लीडिंग टू हाइपोथर्मिया। लोकेशन ऑफ ब्राउन फैट, तो मोस्ट कॉमनली इट इज नेप या फिर बैक साइड ऑफ द नेक या नेप ऑफ द नेक, फिर इंटरस्केपुलर रीजन, एक्जिला, प्री रीनल एरियाज एट्सेट्रा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज या मोस्ट कॉमन इज नेप ऑफ द नेक। फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ओके, नॉर्मली हम हीट जनरेट कैसे करते हैं, बाय शिवरिंग, लेकिन ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है थ्रू नॉन शिवरिंग मेथड, तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। So it is a mechanism of generation of heat in newborn without shivering with the help of brown fat tissues. हाइपोथर्मिया कब कहते हैं, जब टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्रीज हो जाए तो। इसका भी क्लासिफिकेशन है 36 to 36.5, तो ये माइल्ड, फिर 32 to 36 मॉडरेट एंड लेस देन 32 सीवियर। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, अब ये प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया दो टाइप के पेशेंट बच्चों में हो सकता है, एक ऐसा जो स्टेबल हो और दूसरा अनस्टेबल, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल। तो पहले जो स्टेबल बच्चा होगा उसमें हम क्या करेंगे, जेंटली कवर द बेबी, कि जेंटली कवर द बेबी, कवर करेंगे बेबी को, स्पेशली द हेड। एंड कंगारू मदर केयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंगारू मदर केयर, जिससे हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम मदर टू बेबी। फिर तो ये कंगारू मदर केयर। पोजीशन ऑफ द बेबी इज वर्टिकल या फिर अपराइट, पोजीशन ऑफ बेबीज फेस इज टिल्टेड या टर्न टू वन साइड, पोजीशन ऑफ लेग्स इज फ्लेक्स्ड नी, फ्लेक्स्ड हिप, एंड हेड ऑफ द बेबी कैन बी कवर्ड एडिशनली। फिर फीडिंग, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बच्चे को, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द बेबी। तो ये पोजीशन याद रखनी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द बेबी, ताकि जो मदर जो है वो बेटर केयर कर सके बच्चे की। इसलिए KMC ड्यूरेशन, तो वो वेरिएबल रहता है, कैन बी अप टू 24 आवर्स एंड लॉन्गर ड्यूरेशन इज मोर प्रेफर्ड, कि लॉन्गर ड्यूरेशन इज मोर प्रेफर्ड। KMC स्टॉप कब करेंगे, तो जब बच्चा टर्म हो जाएगा, टर्म जेस्टेशन हो जाएगा फ्रॉम द बर्थ, या फिर उसका वेट मोर देन 2.5 kg हो जाएगा, कि या तो बच्चा जो है वो टर्म पीरियड में आ जाएगा या फिर उसका वेट मोर देन 2.5 kg हो जाएगा, तब हम KMC स्टॉप कर देंगे। तो ये थी
मैनेजमेंट ऑफ या प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया इन हीमोडायनामिकली स्टेबल चाइल्ड। उसके बाद हीमोडायनामिकली अनस्टेबल चाइल्ड, उसमें द चाइल्ड इज मैनेज्ड इन NICU विद हेल्प ऑफ रेडिएंट वार्मर एंड इंक्यूबेटर के रेडिएंट वार्मर एंड इंक्यूबेटर। तो ये एक रेडिएंट वार्मर है और ये एक इंक्यूबेटर है। रेडिएंट वार्मर में रेडिएशन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज एंड कन्वेक्शन में इंक्यूबेटर में इट इज़ अ क्लोज्ड चेंबर, तो इससे आइडेंटिफाई होगा। क्लियर। तो ये प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। उसके बाद न्यूट्रिशन ऑफ LBW बेबीज, तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन जेस्टेशनल एज। तो इसमें पहला है लेस देन 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो अगर लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन उसमें मैनेजमेंट इज बाय टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम IV फ्लूइड्स देंगे बिकॉज एंट्रल फीडिंग नहीं दे सकते एज द GIT ट्रैक इज नॉट वेल डेवलप्ड। फिर प्रीफर्ड IV फ्लूइड, तो पहले 2 दिन हम 10% डेक्सट्रोज देंगे और उसके बाद आइसोलाइट P इट कंटेन्स वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर एसेंशियल। तो इनिशियली पहले 2 दिन के लिए हम 10% डेक्सट्रोज देंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद हम आइसोलाइट P देंगे ताकि बच्चे को सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सके। एंड अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड गिवन, तो डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे 60 to 80 ml पर kg पर 24 आवर्स। देन डोज इंक्रीज करेंगे बाय 10 to 20 ml पर kg एवरी डे। और फिर मेंटेनेंस के लिए मैक्सिमम 150 ml के 150 ml तक लेके आएंगे और फिर उसी रेट पे मेंटेन करेंगे। फिर तो ये लेस देन 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन का बेबी हो, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर, उसकी मैनेजमेंट तो वो बाय टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। फिर सेकंड केस 28 to 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो ऐसे बच्चे में सकलिंग प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो सकलिंग इनअप्रोप्रिएट होती है या फिर प्रॉपरली नहीं होती, तो इसे कहता है सकलिंग बस्ट। इसमें सकलिंग, स्वॉलोइंग और ब्रीथिंग का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डेवलप नहीं होता, कि सकलिंग, स्वॉलोइंग एंड ब्रीथिंग का कोऑर्डिनेशन वो डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए इसमें भी हम मुंह से खाना नहीं दे सकते ओरली। तो इसमें एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क इज़ गिवन। ओके, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क इज़ गिवन, इसका मतलब मदर जो है वो एक बॉटल में अपना ब्रेस्ट मिल्क कलेक्ट करेगी और फिर बेबी को देगी, और वो फिर हम मिल्क देंगे बाय नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। फिर ये लेंथ ऑफ इंसिजन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फ्रॉम द ईयर लोब, सॉरी फ्रॉम नोज टिप टू ईयर लोब एंड देन मिड पॉइंट बिटवीन ज़ेविस्टरम एंड अम्बिलिकस। क्लियर। तो ये मैनेजमेंट ऑफ LBW बेबीज 28 to 32 वीक्स के बीच में, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क थ्रू नेजोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। उसके बाद थर्ड केस इज 32 to 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो इसमें ये सकलिंग वाला कोऑर्डिनेशन वो बेटर डेवलप हो चुका होता है, तो इसमें भी हम EBM देंगे विथ कटोरी स्पून या फिर पलाड़ाई, तो इस तरह की कटोरी स्पून में देंगे EBM। फिर उसके बाद फोर्थ में आफ्टर 34 वीक्स, तो उसमें डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, कि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर। तो लेस देन 28 वीक में TPN, पहले 2 दिन 10% एक्सट्रोस, आफ्टर 2 days आइसोलाइट P। देन सेकंड केस इज 28 to 32 वीक्स, उसमें एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क थ्रू नेजोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। थर्ड में EBM विथ स्पून या कटोरी स्पून। फिर फोर्थ में आफ्टर 34 वीक्स डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो ऑल द बेबीज शुड बी गिवन विटामिन D, कि विटामिन D इज गिवन इन ऑल द बेबीज। फिर अगर 1.5 to 2.5 kg वेट हो उसका, कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे आर गिवन बेस्ड ऑन वेट ऑफ द बेबी। सो ऑल द बेबीज विटामिन D देंगे हम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे ओरली फॉर 1 ईयर। उसके बाद अगर वेट उसका 1.5 to 2.5 हुआ लो बर्थ वेट, देन हम विटामिन D देंगे प्लस आयरन देंगे, बिकॉज दे हैव लो आयरन स्टोर्स, कि लो आयरन स्टोर्स होता है, इसके वजह से हम आयरन भी देंगे 2 mg पर kg पर डे। स्टार्ट कब करेंगे? फ्रॉम 6 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन टिल 1 ईयर। उसके बाद अगर एक्सट्रीम लो वेट हुआ लेस देन 1.5, देन हम आयरन देंगे प्लस HMF इज़ ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। इसमें एक न्यूट्रिशनल सैशे होता है, पैकेट होता है, जिसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन वो सब प्रेजेंट होता है। इसमें विटामिन D भी होता है, इसलिए हम विटामिन D अलग से नहीं देते हैं। लेकिन इसमें आयरन नहीं होता, इसलिए हम आयरन अलग से देते हैं। ओके, HMF में आयरन नहीं होता, इसलिए हम आयरन अलग से देते हैं। और ये हम तब तक देंगे HMF टिल 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब बच्चा जब तक 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन का नहीं हो जाता तब तक देंगे। एक बार अगर 40 वीक्स का हो गया तो उसके बाद हम ये डिसकंटिन्यू करके अगेन सिंपल आयरन प्लस विटामिन D देंगे फॉर 1 ईयर। क्लियर। तो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, विटामिन D याद रखना है, आयरन याद रखना है, HMF फॉर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो इसके बाद प्रॉब्लम्स फेस बाय LBW बेबीज़, तो प्री टर्म एंड IUGR बेबीज़ के 2 कॉज थे हमने देखे थे। तो न्यूरल एस्फेक्सिया दोनों में हो सकता है, हाइपोथर्मिया भी दोनों में हो सकता है, लो न्यूट्रिएंट रिजर्व या हाइपोग्लाइसीमिया वो भी दोनों में हो सकता है। कर्निक टेरस वो प्री टर्म बेबीज़ में ज़्यादा होता है,
कर्निक टेरस प्री टर्म बेबीज़ में ज़्यादा होता है। कर्निक टेरस मतलब ब्रेन डैमेज ड्यू टू बिलीरुबिन। प्री टर्म बेबीज़ में हाई लेवल्स ऑफ बिलीरुबिन होता है। दे इजीली पास इनटू द ब्रेन बिकॉज द ब्लड ब्रेन बैरियर इज मोर परमिएबल इन प्री टर्म बेबीज़। ब्लड ब्रेन बैरियर इज मोर परमिएबल इन प्री टर्म बेबीज़, इसलिए कर्निक टेरस का रिस्क हाई होता है इन प्री टर्म बेबीज़। फिर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ये भी अगेन प्री टर्म बेबीज़ में। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये भी प्री टर्म बेबीज़ में। फिर उसके बाद हीमेटोलॉजिकल, तो ये प्री टर्म बेबीज़ में अनीमिया होता है ड्यू टू लो आयरन स्टोर्स एंड IUGR बेबीज़ में पॉलीसाइथेमिया होता है। क्या उल्टा, प्री टर्म में अनीमिया होता है एंड IUGR में पॉलीसाइथेमिया होता है। अनीमिया तो होता है ड्यू टू लो आयरन स्टोर्स। पॉलीसाइथेमिया क्यों होता है? क्योंकि IUGR वाला बच्चा जो होता है इट इज़ अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो बच्चा स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेसफुल बॉडी कंडीशन मतलब उसकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया होता है। तो हाइपोक्सिया लीड्स टू एरिथ्रोपोइटिन रिलीज, कि एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है तो इसकी वजह से इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस, सो पॉलीसाइथेमिया होता है। तो ये हीमेटोलॉजिकल रिस्क। देन रेस्पिरेटरी में प्री टर्म में एक तो लेस सर्फेक्टेंट होता है लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। IUGR में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा होता है। अगेन इसमें क्या, IUGR वाला बच्चा स्ट्रेस में होता है। अब स्ट्रेस एक तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाता है और साथ में मोटिलिन रिलीज करवाता है। मोटिलिन, अभी मोटिलिन क्या करेगा, वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। उसकी वजह से मेकोनियम जो फर्स्ट स्टूल होता है इट इज़ पास्ड इन यूट्रो, कि पासेज ऑफ मेकोनियम होगा इन यूट्रो और बेबी फिर वो मेकोनियम एस्पिरेट करेगा ड्यूरिंग डिलीवरी, उसकी वजह से मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होगा। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम्स फेस बाय LBW प्री टर्म एंड IUGR में। फिर अगेन प्रॉब्लम फेस ड्यू टू एनी इमेच्योरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है। दस इंक्रीज रिस्क ऑफ एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी वो होती है ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ द रेटिना, या फिर व्हेन द बेबी इज एक्सपोज टू हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, कि 100% O2 थेरेपी देंगे फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, तो उसकी वजह से भी होता है ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। देन एंड इज प्रिवेंटेड बाय लिमिटिंग द O2 एक्सपोजर बाय मॉनिटरिंग द SpO2 90 to 95% में मेंटेन करेंगे। क्लियर? एंड एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी होता है। एपनिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंट ब्रीदिंग फॉर 20 सेकंड्स या फिर एब्सेंट ब्रीदिंग फॉर एनी ड्यूरेशन प्लस ब्रेडिकार्डिया और साइनोसिस, तो इसका मतलब होता है एपनिया। ट्रीटमेंट होती है इसकी कैफीन साइट्रेट। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है बिकॉज ये वेंट्रिकल है, उसके ऊपर जर्मिनल ब्लड वेसल्स होती है, जर्मिनल ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स, और वो फ्रेजाइल होती है। तो प्री टर्म बेबीज़ में ये डिसअपियर नहीं होती, वो परसिस्टेंट रहती है, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग होती है लीडिंग टू इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। क्लियर? तो ये इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी, सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस, हमें फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग करनी पड़ती है लाइक फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ OAE एंड AABR एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो ये था LBW बेबीज़। उसके बाद है नियोनेटल रिससिटेशन। तो उसके बाद देखते हैं नियोनेटल रिससिटेशन। सो नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम NRP बना था 2021 में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है। अब न्यू बॉर्न में हमारी प्रायोरिटी होती है सबसे पहले रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, हमें रेस्पिरेशन स्टार्ट करवाना है कैसे भी। फिर उसके बाद होगा टेम्परेचर एंड देन सर्कुलेशन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेस्पिरेशन। अब रिससिटेशन ऑफ द न्यू बॉर्न इट इज़ डन अंडर वार्मर एयर, तो इट इज़ डन अंडर वार्मर एयर। यानी सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इनिशियल असेसमेंट, जहाँ पे हम 4 प्री बर्थ क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक जेस्टेशनल एज क्या है बच्चे की, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था कि नहीं, कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर है कि नहीं, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड का मैनेजमेंट कैसा था, मतलब बिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग किया था कि नहीं। तो ये 4 चीज़ें हम पूछेंगे कि जेस्टेशनल एज, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, रिस्क फैक्टर है कि नहीं दूसरा, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान। अब ये हमारा एल्गोरिथम है, हमने इनिशियल असेसमेंट कर लिया पहला। उसके बाद अगर फिर भी अगर नो क्राई है तो मतलब रिस्पॉन्स क्या होगा बच्चे का, रोना। अगर क्राई नहीं है देन हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। इसमें हम बच्चे की टोन ऑफ द मसल वो भी चेक करते हैं इनिशियल असेसमेंट में। अगर नहीं रो रहा देन इनिशियल स्टेप। अब इनिशियल स्टेप इसमें पहले हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो टेम्परेचर नीड्स टू बी मेंटेन बाय पुटिंग द बेबी इनटू द वार्मर। ओके, बच्चे को हम वार्मर में रखेंगे, टेम्परेचर मैनेज हुआ। उसके बाद स्टिमुलेट द बेबी बाय जेंटल टेक्टाइल स्टिमुलेशन, के पीठ थपथपाएंगे, रबिंग द बैक ऑफ द बेबी या फिर फ्लिकिंग द सोल ऑफ द बेबी, तो ये जेंटल टेक्टाइल स्टिमुलेशन। थर्ड इज पोजीशन ऑफ द एयरवे शुड बी स्लाइट एक्सटेंशन या स्निपिंग पोस्चर, किस तरीके से स्लाइट एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन नहीं, फ्लेक्शन ऑफ द नेक नहीं, स्लाइट एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप्स होंगे हमारे इनिशियल स्टेप में, टेम्परेचर मेंटेनेंस, जेंटल टेक्टाइल स्टिमुलेशन एंड पोजीशन ऑफ द एयरवे, स्लाइटली एक्सटेंशन। एंड ऑप्शनल स्टेप इज सक्शनिंग ऑफ द सिक्रीशन, कि बच्चे के माउथ में अगर सिक्रीशन हो गए तो उसे सक्शन करेंगे, तो ये ऑप्शनल स्टेप है।
और सक्शनिंग हम इनिशियली पहले माउथ में करेंगे, उसके बाद नोज़ में। इट इज़ डन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड रूटीन सक्शनिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड एनीमोर। याद रखना है, रूटीन सक्शनिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर अभी भी बच्चा नहीं रो रहा है देन उसके बाद हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या था? असेस हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट। असेस हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट। अब नॉर्मली बच्चे की हार्ट रेट कितनी होती है? 120 to 160 पर मिनट। अगर उसकी हार्ट रेट लेस देन 100 है, इट सजेस्ट सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया। तो हम असेसमेंट करेंगे हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट की। अगर हार्ट रेट मोर देन 100 है और लेकिन ब्रीदिंग लेबर्ड है देन हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है और एपनिया है साथ में देन हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। कि हार्ट रेट मोर देन 100 देन O2 सप्लीमेंटेशन, अगर लेस देन 100 देन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन हम करेंगे बाय ऑक्सीजन हुड या नेजल ब्रोंक्स या फिर CPAP, थ्रू CPAP फॉर प्रीटर्म बेबीज। क्लियर? बाय नेजल ब्रोंक्स, ऑक्सीजन हुड्स या फिर CPAP याद रखना है। फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वो इन्वेजिव मेथड भी होती है, नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में आती है एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड नॉन इन्वेजिव में आती है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। क्लियर? हार्ट रेट असेस कर ली, मोर देन 100 देन ऑक्सीजन थेरेपी, उसमें नेजल ब्रोंक्स, ऑक्सीजन हुड एंड CPAP। लेस देन 100 है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब या बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या फिर हार्ट रेट लेस देन 60 मिनट्स है, सो इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन। कि डायरेक्टली अगर हार्ट रेट लेस देन 60 आई, ओके हमने हार्ट रेट असेसमेंट किया लेस देन 60 आई तो डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन करेंगे। यार हार्ट रेट लेस देन 60 आई देन चेस्ट कंप्रेशन आर इंडिकेटेड। और उसकी मेथड इज 2 थंब टेक्निक। ओके इस तरीके से 2 थंब टेक्निक। साइट इज लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम, नॉट जिफी स्टर्नम, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम। एंड कंप्रेशन कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ द AP डायमीटर शुड बी कंप्रेस्ड एंड चेस्ट कंप्रेशन शुड बी कंबाइंड विथ वेंटिलेशन। क्लियर? तो ये साइट होगी लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम। रेशियो ऑफ कंप्रेशन वेंटिलेशन, तो उसका रेशियो होगा 3:1। हर 3 कंप्रेशन के बाद एक वेंटिलेशन देंगे। ओके वेंटिलेशन बाय बैग एंड मास्क वेंटिलेशन मोस्टली। तो 1 मिनट में 90 कंप्रेशंस होंगे एंड 30 वेंटिलेशंस। ओके 90 कंप्रेशन एंड 30 वेंटिलेशन इन 1 मिनट। वेंटिलेशन इज यूजुअली डन बाय अल्टरनेटिव एयरवे लाइक एंडोट्रेकियल। ओके बैग एंड मास्क भी कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। साथ साथ में हम कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। अब ये स्टेप हो गया, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा देन एड्रीनालिन के एड्रीनालिन इंजेक्शन। डोज इज 1:10,000। याद रखना, स्ट्रेंथ इज 1:10,000। रूट अम्बिलिकल वेन इज प्रेफर्ड। के अम्बिलिकल वेन इज प्रेफर्ड। डोज 0.2 ml पर kg, 0.2 ml पर kg ये याद रखना है। अगर एड्रीनालिन देने के बाद भी फेल होता है देन वॉल्यूम एक्सपांशन, मतलब NS नॉर्मल सलाइन देंगे हम बच्चे को 10 ml पर kg के 10 ml पर kg। इट इज़ नॉट अ रूटीन स्टेप, यूजुअली डन एज अ लास्ट एफर्ट वेयर डेफिनेटिव हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस इज प्रेजेंट। कि लास्ट स्टेप हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन होगा। क्लियर? तो ये सारे स्टेप्स थे। अब मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन, सो इट इज़ 20 मिनट्स। कि नियोनेटल रिससिटेशन पूरे रिससिटेशन का ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स तक भी बच्चा अगर सांस नहीं ले पा रहा देन वी कॉल ऑफ द रिससिटेशन। टाइमलाइन बिटवीन इनिशियल स्टेप टू PPV इट इज़ 1 मिनट। So golden minute of resuscitation is 1 minute and timeline between PPP and chest compression 30 seconds, chest compression and adrenaline is again 30 seconds। तो यहाँ पे पूरा टाइमलाइन दी हुई है। पहले इनिशियल असेसमेंट जहाँ पे हम 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, नो क्राई देन इनिशियल स्टेप, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, टैक्टाइल स्टिमुलेशन एंड देन तीसरी थी पोजिशनिंग ऑफ द एयरवे। पोजिशनिंग ऑफ एयरवे, नो क्राई देन असेसमेंट हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट। लेस देन 100 है तो क्या करेंगे हमने देखा, मोर देन 100 है तो क्या करेंगे वो देखा। फिर उसके बाद वो भी फेल हुआ कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसमें बैग एंड मास्क एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब, वो भी फेल हुआ। देन चेस्ट कंप्रेशन, अगर लेस देन 60 हुई तो डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन कर देंगे, चेस्ट कंप्रेशन विथ वेंटिलेशन। अगर फिर भी नहीं हुआ देन एड्रेनालिन इंजेक्शन। अगर फिर भी नहीं हुआ देन वॉल्यूम एक्सपांशन बाय NS। 10 ml पर kg उतना था। क्लियर? तो इनिशियल असेसमेंट से लेके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के चेस्ट कंप्रेशन से पहले तक उसका ड्यूरेशन है 1 मिनट। चेस्ट कंप्रेशन से पहले तक उसका ड्यूरेशन है 1 मिनट। तो ये गोल्डन मिनट है ऑफ रिससिटेशन। फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से लेके चेस्ट कंप्रेशन तक तो वो है अगेन 30 सेकंड्स, वो है 30 सेकंड। चेस्ट कंप्रेशन से एड्रेनल इंजेक्शन वो भी है अगेन 30 सेकंड्स। क्लियर? तो ये पूरा NRP उसका टाइमलाइन। उसके बाद बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। तो वॉल्यूम ऑफ बैग इट इज़
240 to 750 ml, को याद रखना है 240 to 750 ml। रिस्पॉन्स क्या होगा, हार्ट रेट शुड बी मोर देन 100, मतलब हम जब हम बैक एंड मास्क वेंटिलेशन दे रहे होंगे तब रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, बच्चे की हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा देन करेक्टिव स्टेप्स आर डन, तो उसका निमोनिक इज MR SOPA। मास्क रीएडजस्टमेंट, रिपोजिशन हेड, सक्शनिंग ऑफ द सिक्रेशन, ओपन द माउथ प्रॉपरली, प्रेशर टू बी इंक्रीज्ड एंड अल्टरनेट एयरवे लाइक एंडोट्रेकियल। ओके, मास्क रीएडजस्टमेंट, रिपोजिशन हेड, सक्शन, ओपन द माउथ, इंक्रीज द प्रेशर एंड अल्टरनेट एयरवे। के करेक्ट पोजीशन क्या होगी, बोथ नोज एंड माउथ शुड बी कवर्ड, के फुल्ली, बोथ नोज एंड माउथ शुड बी कवर्ड फुल्ली। इसके बाद रेट ऑफ बैक एंड मास्क वेंटिलेशन तो वो 40 to 60 पर मिनट, 40 to 60 पर मिनट। प्रेशर 30 to 40 सेंटीमीटर H2O इन द फर्स्ट ब्रेथ, फिर सब्सिक्वेंट ब्रेथ में थोड़ी कम, आधी उसकी 15 to 20। FiO2 इट्स मोर देन 35 वीक्स का बेबी होता है, रूम एयर 21% O2, अगर लेस देन 35 देन थोड़ा ज़्यादा 21 to 30। और ये टारगेट SpO2 दिए हुए हैं 1 मिनट में 60-65, ऐसे ऐसे टाइम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे SpO2 भी इंक्रीज़ होना चाहिए। अब एक्सेसिव ऑक्सीजन कैन लीड टू डिलीटेरियस इफेक्ट, मतलब एक्सेसिव ऑक्सीजन कैन लीड टू रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, तो बच्चे को ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओके, हम ज़्यादा ऑक्सीजन अवॉइड करेंगे लाइक अबव 95 बिकॉज इट कैन लीड टू रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी एंड इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। सो हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे बाय पल्स ऑक्सीमीटर बाय प्लेसिंग इन राइट हैंड। टारगेट शुड बी 70 to 75 एट द 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में 70 to 75। सो लेस देन अराउंड 90 रखना होता है, लेस देन 95 रखना होता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बैक एंड मास्क वेंटिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब उसमें होता क्या है, हर्निया इंटेस्टाइन के लूप्स वो ऊपर आ गए होते हैं लंग्स के पास, तो वो पहले से ही लंग्स को कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो जैसे ही हम बैक एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे तो हवा लंग्स में भी जाएगी एंड ईसोफेगस फिर इंटेस्टाइन में भी जाएगी, तो इंटेस्टाइन भी फर्दर कंप्रेस करेंगे लंग्स को, तो इससे ब्रीदिंग और डिफिकल्ट होगी बच्चे के लिए। सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बैक एंड मास्क वेंटिलेशन इज कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, तो ये BMP। उसके बाद एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैरिंगोस्कोपी, ET करने से पहले हम लैरिंगोस्कोपी करेंगे विद स्ट्रेट ब्लेड नंबर 0 फॉर प्री टर्म एंड 1 फॉर टर्म टू विजुअलाइज द ग्लोटिक रीजन। और हम अनकफ्ड ट्यूब यूज़ करेंगे कि ये कफ ट्यूब है, इस तरह का कफ प्रेजेंट होता है, लेकिन इससे क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस होता है, ट्रेकियल नेक्रोसिस होगा, इसलिए अनकफ्ड ट्यूब आर प्रेफर्ड। फिर ये लेंथ डायमीटर वो सब दिया हुआ है। लेंथ शुड बी 6 plus weight of the child in kg, 6 plus weight of the child, and best method to confirm the position of endotracheal tube it is end-tidal CO2 with capnography। तो सिर्फ नाम याद रखना है, end-tidal CO2 with capnography। तो ये था पूरा नियोनेटल रिससिटेशन। उसके बाद इन्फेक्शंस इन नियोनेट। ओके, अब देखते हैं इन्फेक्शंस इन द नियोनेट। तो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है और सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो पहले सुपरफिशियल इन्फेक्शन शॉर्ट में, पहला है ओम्फेलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। इट कैन प्रेजेंट एज रेडनेस, इंड्यूरेशन या पस डिस्चार्ज। अगर ये इसको ट्रीट नहीं किया देन इट कैन कॉज सिस्टमिक इन्फेक्शन, सेप्सिस। मैनेजमेंट, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर इन ड्यूरेशन है देन टॉपिकल 5.5% जेंशियन वायलेट, मोर देन 1 सेंटीमीटर देन सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। फिर ओरल थ्रश बाय कैंडिडा स्पीशीज़, कि जो ओरोफेरिंग्स में देखने को मिलता है। सो इसका फीचर्स क्या होंगे, डिफिकल्टी इन वाइपिंग द लीजन्स एंड प्रेजेंस ऑफ हेमरेजिक स्पॉट्स आफ्टर फोर्सफुल रिमूवल ऑफ द लीजन। डिफिकल्टी इन वाइपिंग द लीजन एंड प्रेजेंस ऑफ हेमरेजिक स्पॉट आफ्टर फोर्सफुल रिमूवल। ट्रीटमेंट इज टॉपिकल निस्टेटिन या कॉट्रीमोक्सासोल 4 times a day। फिर कंजंक्टिवाइटिस ऑफ्थेल्मिया नियोनेटरम, कि इट इज़ अ एक्वायर्ड इन्फेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी अलॉन्ग द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल। अब ये गोनोकोकल हो सकता है या क्लेमिडियल इन्फेक्शन होता है, कि निजरिया गोनोरिया या फिर क्लेमिडिया ट्राइकोमेटिस। उसमें से गोनोकोकाई वाला बहुत ज़्यादा सीवियर होता है एंड डिस्चार्ज कोपियस एंड प्यूरुलेंट होता है। गोनोकोकल में ट्रीटमेंट के लिए सेफ्ट्रिएक्सोन IV, सेफ्ट्रिएक्सोन या सेफोटेक्सोन, एंड क्लेमिडिया के लिए ओरल एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन। गोनोकोकल इज एन इमरजेंसी। सो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम 0.5% एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट देते हैं बच्चे को, 0.5% एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट। क्लियर, तो ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन, ओम्फेलाइटिस, ओरल थ्रश एंड कंजंक्टिवाइटिस। अब मेन सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नियोनेटल सेप्सिस which occurs in first month of life itself, first month of life. And neonatal sepsis, the second most common cause of neonatal mortality. First is prematurity, second most common is neonatal sepsis. और ये डायग्नोस होता है बाय प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेप्सिस अलॉन्ग विथ बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया विच इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड, वो डिटेक्ट होता है बाय ब्लड कल्चर। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेप्सिस तो वो क्या होंगे, तो अल्टरनेट फीडिंग पैटर्न,
कि अल्टरनेट फीडिंग पैटर्न, देन लेथार्जिक बेबी होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपोथर्मिया होगा. सो हाइपोथर्मिया वाला कोई भी बच्चा तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो हो सकता है सेप्सिस. एंड सर्टेन सिस्टमिक फीचर्स लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीजर्स, वो सब प्रेजेंट होंगे. कि अल्टरनेट फीडिंग पैटर्न, लेथार्जिक बेबी, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीजर्स, तो ये सारे फीचर्स होंगे. सो एनी सिक बेबी सस्पेक्ट सेप्सिस एंड स्टार्ट IV एंटीबायोटिक्स. क्लियर. अब पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स इंडिया में इट इज़ क्लेप्सेला, उसके बाद स्टेफ ऑरियस एंड इकोलाई. ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इट इज़ ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन इंडिया में इट इज़ क्लेप्सेला. अब ये सेप्सिस दो टाइप का हो सकता है, अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट. पहले अर्ली ऑनसेट सेप्सिस. ऑनसेट इज विद इन 72 आवर्स ऑफ लाइफ, तो मतलब विद इन 3 days. सोर्सेज फ्रॉम द मदर वाया यूट्रस या बर्थ कैनाल. एंड रिस्क फैक्टर इज कोरियोएमनोनाइटिस ऑफ द मदर. ड्यूरेशन ऑफ द ROM, rupture of membrane more than 24 hours. Then premature preterm rupture of membrane and more than 3 unclean vaginal examination. कि more than 3 unclean vaginal examination. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे मदर को इन्फेक्शन होगा और वो फिर ट्रांसमिट होगा इनटू द बेबी. और टाइप ऑफ इन्फेक्शन बच्चे में कौन सा होगा, तो वो निमोनिया होगा. ओके, अर्ली ऑनसेट में इन्फेक्शन का टाइप इज निमोनिया. क्लियर. उसके बाद लेट ऑनसेट में, ऑनसेट इज आफ्टर 72 आवर्स एंड सोर्स इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड. कि अर्ली ऑनसेट में मदर थी एंड लेट ऑनसेट में हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकॉनियल इन्फेक्शन होता. रिस्क फैक्टर लेट ऑनसेट में पहला है अनक्लीन हैंड्स ऑफ द हेल्थ पर्सनल के अनक्लीन हैंड्स. देन प्री टर्म या लो बर्थ वेट बेबी एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं. एंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन लेट ऑनसेट सेप्सिस सेप्टिसीमिया एंड मेनिंजाइटिस. डायग्नोसिस मैंने बताया, एनी सिक बेबी सस्पेक्ट सेप्सिस एंड स्टार्ट IV एंटीबायोटिक्स. अर्ली फीचर्स, रिलायबल फीचर, मैनिफेस्टेशन, ये हमने देख लिया. मैनेजमेंट, तो पहले कोई भी बच्चा आया सिक बेबी तो हमने सस्पेक्ट किया सेप्सिस एंड IV एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी. अब साथ में हम स्क्रीनिंग करेंगे बच्चे की, कि स्क्रीनिंग करेंगे यूजिंग 5 कंपोनेंट्स. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो, माइक्रो ESR एंड CRP. यार ये 5 चीज़ों से हम स्क्रीनिंग करेंगे. टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट शुड बी लेस देन 5000, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 1800, इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो more than 20% immature neutrophil, and micro ESR more than 15 and CRP more than 1. तो इनमें से कोई भी 2 प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब स्क्रीनिंग इज़ पॉजिटिव. अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई देन उसके बाद हम ब्लड कल्चर करेंगे ऑफ द ब्लड विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. के ब्लड कल्चर विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. और ब्लड कल्चर में जो भी रिपोर्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे. क्लियर. तो ये टाइमलाइन क्लियर. अगर स्क्रीनिंग नेगेटिव आई देन इट सजेस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज. अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव देन डू ब्लड कल्चर टू कंफर्म द सेप्सिस. अब रोल ऑफ CRP हम क्यों करेंगे, क्योंकि CRP एक तो इन्फ्लामेशन जब होता है बॉडी में तो CRP लेवल इंक्रीज होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट इंक्रीजेज ओनली 6 to 12 आवर्स आफ्टर इन्फेक्शन एंड पीक्स एट 24 आवर. तो ये जो 6 to 12 आवर वाला ड्यूरेशन है तब तक हम सेप्सिस डिटेक्ट ही नहीं कर सकते. सो डिसएडवांटेजेस, इट इज़ नेगेटिव इन अर्ली इन्फेक्शन. लेकिन तो उसके लिए न्यूअर एंड बेटर मार्कर इट इज़ प्रोकैल्सिटोनिन, जो रेज हो जाता है 4 to 6 आवर्स आफ्टर द इन्फेक्शन. कि 4 to 6 आवर आफ्टर द इन्फेक्शन. तो ये CRP का डिसएडवांटेज है. उसके बदले हम प्रोकैल्सिटोनिन यूज़ कर सकते हैं. हालांकि इट इज़ नॉट यूज्ड रूटीनली. यूज जो होता है वो CRP ही है. फिर अदर इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे इन सस्पेक्टेड निमोनिया केस एंड लंबर पंचर इन ऑल सिम्टोमेटिक बेबीज टू चेक मेनिंजाइटिस, टू चेक फॉर मेनिंजाइटिस. क्लियर. चेस्ट एक्सरे निमोनिया के लिए, लंबर पंचर मेनिंजाइटिस के लिए. तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस क्लियर हो गए और टाइमलाइन क्लियर हो गई. स्क्रीनिंग करेंगे, वो पॉजिटिव आया देन ब्लड कल्चर और साथ में बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस, चेस्ट एक्सरे, लंबर पंचर. अब मैनेजमेंट, तो अगर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आया देन पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन. अगर ग्राम नेगेटिव आया देन एमाइनोग्लाइकोसाइड लाइक अमिकासिन एंड जेंटामाइसिन. पॉजिटिव के लिए एम्पिसिलिन, पॉजिटिव के लिए एम्पिसिलिन, नेगेटिव के लिए अमिकासिन या जेंटामाइसिन, 4 अमाइनोग्लाइकोसाइड. अगर इससे रिस्पॉन्स नहीं हुआ फॉर 48 आवर्स या फिर सीवियर इन्फेक्शन है लाइक मेनिंजाइटिस एंड सेप्टिक शॉक, देन वी ऐड 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्रिएक्सोन या सेफोटेक्सान. कि इन दोनों के साथ हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ऐड कर देंगे लाइक सेफ्ट्रिएक्सोन एंड सेफोटेक्सान. फिर अगर स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन है देन क्लॉक्सालिन ऐड करेंगे, क्लॉक्सालिन. MRSA है देन वैंकोमाइसिन ऐड कर देंगे. फिर अगर रेजिस्टेंट स्ट्रेन है देन इनमें से कोई भी सेफोटेक्सान, पिप्टेस, सिप्रोप्लस, अमिकासिन हो सकता है. फिर तो ये एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग, ग्राम नेगेटिव के लिए अलग. वो नहीं हुआ या सीवियर इन्फेक्शन है देन ऐड 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. स्टेफ ऑरियस के लिए क्लॉक्सालिन एंड MRSA के लिए वैंकोमाइसिन. अब ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर सेप्सिस प्रेजेंट है लेकिन कल्चर नेगेटिव है तो कल्चर नेगेटिव सेप्सिस तो ड्यूरेशन इज़ 5 to 7 days.
अगर ब्लड कल्चर पॉजिटिव है विदाउट मेनिंजाइटिस देन 14 डेज, ओके, डबल 7 का 14। फिर मेनिंजाइटिस है तो 3 वीक्स। वेंट्रिकुलाइटिस है कि वेंट्रिकल का इन्फ्लामेशन, डायग्नोज यूजिंग MRI देन 4 to 6 वीक। क्लियर? सेप्सिस है, सॉरी कल्चर नेगेटिव सेप्सिस देन 5 to 7 डेज। ब्लड कल्चर पॉजिटिव विदाउट मेनिंजाइटिस देन 14 डेज। मेनिंजाइटिस देन 3 वीक्स। वेंट्रिकुलाइटिस में 4 to 6 वीक। तो ये ड्यूरेशन थी ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। तो ये था इन्फेक्शन इन नियोनेट।